हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ IUBMS। आज का हमारा टॉपिक जो है रहेगा मेंस्ट्रुएशन के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज हम बात करते हैं अपने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो है हमारे पास 10 से 15 मार्क्स के बीच में आ जाता है पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर हम इसको गायनी और ऑब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये आपको आपकी गायनी की बुक में मिलेगा, दत्ता में। और ये जो आपका जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, इससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारे डिजीजेज आएंगे गायनी में जो आप पढ़ेंगे आगे। तो इसलिए हम इसको एक बेसिक और जो बेस है अपना गायनी ऑब्स का, उसको हम मानते हैं मेंस्ट्रुएशन को। इस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इसको ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना। और आज का जो टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगी कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक से सिंपल बनाने की इसको कोशिश करूँ। चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस, जो कि है मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। देखिए, मेंस्ट्रुएशन क्या है? एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है। यानी कि आप इसको अपनी नेकेड आई से देख पा रहे हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ठीक है, ड्यू टू दी शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये एक अपने में एक डेफिनेशन है कि एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है जो कि फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग की वजह से हो रही है। और फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग भी किसकी वजह से हो रही है? जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है। अब जैसे कि अगर आपको थोड़ा एनाटॉमी याद हो तो हम लोग के पास क्या था यहाँ पे, ये हमारे पास यूट्रस है और इसमें हमारे पास 3 लेयर्स रही थी इसकी, जो कि फर्स्ट थी पेरीमीट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम की शेडिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो एंडोमेट्रियम में 2 लेयर्स हैं अपने में। एक यहाँ पे एंडोमेट्रियम की लेयर है जिसको हम बोलेंगे बेसल लेयर, ठीक है जी। और एक हम इसकी बात करें, एक है इसमें बेसल लेयर और दूसरी है इसमें फंक्शनल लेयर, ठीक है। तो जो यहाँ पे फंक्शनल लेयर है उसकी शेडिंग जो है हर एक साइकिल में जो है उसकी शेडिंग होती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है और एंडोमेट्रियम में भी किसकी शेडिंग होती है, तो एंडोमेट्रियम में होती है जो उसकी फंक्शनल लेयर है उसकी शेडिंग। ओके, यहाँ से आपको मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन क्लियर होती है। इट हैज़ बीन जस्टिफाइड कि इट इज़ द विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एक ये ब्लीडिंग का एक पैटर्न है जो कि फिजियोलॉजिकली हो रहा है, ठीक है, अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मेंस्ट्रुएशन आता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इट इज़ अ साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि साइकिल क्या होती है, जो कि बार बार रिपीट होगी, ठीक है। यानी कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड to the beginning of next one, ठीक है जी। यानी कि जो आपके पीरियड्स जो चल रहे हैं उसकी बिगिनिंग से लेके जो नेक्स्ट जो आने वाले पीरियड्स हैं उसकी बिगिनिंग तक, उसकी शुरुआत तक का जो बीच का टाइम रहेगा हमारे पास, उसको हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, और ये जो हम लोग के पास जो एक पीरियड रहता है वो नॉर्मली हमारे पास कितना रहता है? 21 to 35 डेज़ का, ठीक है। अब देखिए, जो यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहेगा, ठीक है,
मेंस्ट्रुएशन का जो ड्यूरेशन रहेगा वो कितना रहेगा? मेंस्ट्रुएशन समझ रहे हो ना कि जो ब्लीडिंग डेज होंगे वो कितने रहेंगे अपने पास? दैट इज 4 to 5 डेज। अकॉर्डिंग टू अगर हम मॉडर्न बात कर रहे हैं तो वो 4 to 5 डेज हमारे पास ड्यूरेशन रहेगा मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे लॉस होगा फीमेल में? अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस होगा? हम अपना यहाँ पे मानते हैं 20 ml से लेके 80 ml तक। ठीक है, और एवरेज अगर हम बात करते हैं, एवरेज अगर हम बात कर रहे हैं तो 35 ml ऑफ ब्लड जो है फीमेल में लॉस होता है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे अपने पास इतना अमाउंट ऑफ ब्लड और इतनी उसकी ड्यूरेशन रहेगी। पीरियड आपको पता है, एक रेगुलर जो हमारे पास जो साइकिल का पीरियड होगा वो रहेगा 28 डेज़ का, जब ये हमारे पास एवरेज है, जबकि आपको पता है कि 21 to 35 डेज़ जो है एक पर्टिकुलर साइकिल का पैटर्न चल सकता है हम लोग के पास। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाता है एक इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोग को जानना रहेगा यहाँ पे कि जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहेंगे। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, मैंने मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड है उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड ना बोल के मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज क्यों बोला? वो इसलिए बोला क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लड ही ना होके और चीज़ें भी एडिड हैं। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है कि उसमें ब्लड होगा। ठीक है, डार्क ऑल्टर्ड डार्क ब्लड होगा हमारे पास इसमें। ठीक है, दूसरी बात है यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? म्यूकस। ठीक है, थर्ड बात आ जाती है कि इसमें हमारे पास क्या होगा? एपिथीलियम, वेजाइनल एपिथीलियम होगा। ठीक है, एंडोमेट्रियम के फ्रेगमेंट होंगे। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो है एंजाइम्स रहेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे और प्रोस्टाग्लैंडिन होंगे। ठीक है, जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है इनका क्या काम होगा कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, यानी कि ये जो है मेंस्ट्रुएशन की सीजेशन करते हैं। और ये हमारे पास जो है कंटेंट्स रहेंगे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के। अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस किन डेज़ में होता है फीमेल्स में, तो फर्स्ट 2 डेज़ में होता है, यानी कि 70% ऑफ द ब्लड लॉस जो है फर्स्ट 2 डेज़ में होता है, जो कि फीमेल्स के लिए काफ़ी पेनफुल रहता है। और उसमें फीमेल्स जो है क्रैम्प्स और बॉडी एक्स फील करती हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना सा एक ओवरव्यू रहेगा इस टॉपिक का। सो चलिए अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी फिजियोलॉजी को। सो देखिए, जब बच्चा जो है मदर के वुम में होगा, यानी कि जो उसकी जेस्टेशनल फीमेल की जेस्टेशनल पीरियड चल रही है उसके अंदर ये सारे स्टेप्स होने वाले हैं। ठीक है, बच्चे की फीटल लाइफ में ही ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए योग सैक है, और योग सैक आप सब जानते हो कि किससे बनता है? जर्मिनल लेयर से बनता है। उसमें बहुत सारी जर्मिनल लेयर्स होती हैं। ठीक है, जर्मिनल लेयर्स होती हैं, और जो जर्मिनल लेयर्स हैं उसमें क्या होंगे? जर्मिनल सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये जर्मिनल सेल्स क्या कर जाएंगे? माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, माइग्रेट करेंगे और कहाँ चले जाएंगे? गोनेडल रिजेस में। ठीक है, कहाँ चले जाएंगे? गोनेडल रिजेस में। अब यहाँ जाकर ये जो जर्मिनल सेल है ये क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि माइटोसिस में जाएंगे, और माइटोसिस में जाने के बाद ये क्या फॉर्म करेंगे? यहाँ पे 20 मिलियन ऊगोनिया। ठीक है, 20 मिलियन ऊगोनिया यहाँ पर ये बना देंगे। अब ये जो 20 मिलियन ऊगोनिया है, फर्दर ऑन ये क्या करेंगे? ये जो है मियोसिस करेंगे। ठीक है, यानी कि ये मियोसिस में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 20 मिलियन है, जैसा कि आपको पता है कि मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो मियोसिस में जाने के बाद यहाँ पे 6 to 7 मिलियन जो है अपने पास oocytes बन जाएंगे। ठीक है, oocytes बन जाएंगे। अब देखो, जो oogonia थे वो किस में चेंज हो गए? oocyte में। ठीक है, अब ये जो oocyte हैं ये फर्दर ऑन जो है क्या करेंगे? ये फर्दर ऑन इनकी रिफाइनिंग होगी। ठीक है,
देखिए ये जो oocyte है इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte बोलेंगे इसको हम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा होता है, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और जब इस प्राइमरी oocyte में, दिस वन इज प्राइमरी oocyte, और जब इसके ऊपर जो है फ्लैट सेल्स जो हैं अटैच हो जाएंगे इसमें आके, ठीक है, यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्लैट सेल्स इसके साथ चिपक जाएंगे, तो इसका नाम जो है हम क्या बोल देंगे, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास प्राइमरी oocyte है उसका ही नाम क्या होगा, यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा। देखिए अभी जो हमारे पास जो प्राइमरी oocyte बना, अब ये फर्दर ऑन क्या करेगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे फ्यू अंडरगो अट्रेजिया, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये न्यू टर्म क्या है, अट्रेजिया। अट्रेजिया होता है कि ये खुद को खुद ही किल कर देते हैं, यानी कि ये खुद को खुद किल कर देंगे, अट्रेजिया में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ जो हमारे पास कितने थे, 6 to 7 मिलियन जो हमारे पास यहाँ पे oocyte थे, वो कितने रह जाएंगे, 2 मिलियन, ठीक है। कितने रह जाएंगे वो, 2 मिलियन। और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है ये 2 मिलियन से जस्ट कितने बचेंगे हमारे पास, 400 जो है हमारे पास oocytes बचेंगे, यानी कि प्राइमरी oocyte यानी कि जो प्राइमोर्डिया है वो हमारे पास कितने बचेंगे, 400, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपको एक बेसिक जो है इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए था। सो चलिए अभी हमारे जो है नेक्स्ट स्टेप भी बचते हैं, यानी कि जहाँ से अब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी। तो ये जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारे पास 400 बचते हैं। अब देखिए जो हमारे पास 400 जो है oocytes जो बचे, ठीक है, 400 प्राइमरी oocyte या फिर हम इसको बोलें प्राइमोर्डिया बचे, वो क्या करेंगे, अब उसमें से हमारे पास 20 सिलेक्टेड हुए, यानी कि 20 सिलेक्ट हुए उसमें से, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब फीमेल, कितनी फीमेल की एज हो गई है, 11 to 15, मतलब यानी कि 13 ईयर्स ऑफ एज जो है हमारे पास जो है एवरेज यहाँ पे एज फीमेल की हो गई है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल बिगिन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्के। तो यानी कि मिनार्के जो है यहाँ पे अब स्टार्ट हो गई। अब जो है हमारे पास जो है यहाँ पे इन 400 में से 20 जो है यहाँ पे oocyte सिलेक्ट हुए, ठीक है। अब इन 20 में से भी क्या होगा, देखिए 20 में से भी कोई एक जो है सिलेक्ट होगा, यानी कि बहुत सारों की टीम है और कोई एक सिलेक्ट होगा, यानी कि इन 400 में से रिक्रूटमेंट हुई, ठीक है। रिक्रूटमेंट समझते हो ना, आपकी कोई अगर जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहा है या फिर रिज्यूम छोड़ रहा है तो 500 कैंडिडेट्स ने दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए सिर्फ 100 कैंडिडेट्स। तो यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 कैंडिडेट्स उठा लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी तरह से बॉडी को भी 400 में से 20 बॉडी ने उठा लिए, इनकी रिक्रूटमेंट हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 20 सिलेक्टेड हुए, ठीक है, उसमें से भी अब जो सबसे अच्छा होगा, सबसे ब्राइट होगा, वो क्या करेगा जाके, यानी कि देखते हैं ना हम कि क्लास में ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, तो सबसे टॉपर जो होगा वो आगे आएगा, यानी कि उसी हिसाब से 20 सिलेक्ट हुए, उनमें से भी फर्दर ऑन रिक्रूटमेंट हुई। देखिए अब जो एक यहाँ पे सिलेक्ट हुआ वो हुआ आपके पास डोर्मेंट फॉलिकल, ठीक है। अब ये जो आपके पास डोर्मेंट फॉलिकल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, देखिए इसमें क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी, ठीक है, इसकी ग्रोथ होगी, इसमें FSH रिसेप्टर्स बनेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अपने पास गैप जंक्शंस बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉलिकल है, इसके साइड में देखो ये यहाँ पे एक रेडिएटिंग सी एक लेयर है, तो इसका नाम क्या होगा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, कोरोना रेडिएटा है, ओके। देन यहाँ पे हमारे पास जो है एक और यहाँ पे लेयर होगी ग्लाइकोप्रोटीन की, जिसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखिए आप अपने पास यहाँ पे बहुत सारे गैप जंक्शंस होंगे, इस तरह से गैप जंक्शंस बने होंगे इसके साइड में, ठीक है, ये अपने पास गैप जंक्शंस होंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से
रिसेप्टर्स पड़े होंगे हम लोग के पास, ठीक है। ये होंगे अपने पास FSH रिसेप्टर। देखो एक बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जो FSH रिसेप्टर है उनका क्या काम होगा, यानी कि अगर हमारे पास मैक्सिमम FSH रिसेप्टर्स हैं तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम ईस्ट्रोजन जो है बनेगा, ठीक। ओके, उसी प्रकार से अगर हमारे पास जो है FSH रिसेप्टर्स कम है, यानी कि मिनिमम FSH रिसेप्टर्स हैं, है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है इन केस ऑफ PCOS जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनमें ये बनता है, ठीक है। तो ये उनमें बनेगा, यानी कि जो है FSH नहीं बनेगा, आगे जो है फॉलिकल जाके रिलीज नहीं होगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ यहीं स्टॉप हो जाएगी अगर एल्डोस्टेरॉन बनता है। लेकिन अगर हमारे को अपनी हेल्दी साइकिल चाहिए तो उसमें क्या होगा कि FSH का बनना ज़रूरी है, इसकी ग्रोथ होना ज़रूरी है। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैप जंक्शंस का क्या काम होता है, गैप जंक्शंस क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है इसको, ठीक है। यानी कि इसको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो गैप जंक्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। जितने ज़्यादा गैप जंक्शंस इसमें होंगे उतना ज़्यादा इसको न्यूट्रिशन और नॉरिशमेंट इसको मिलेगी ना। एक प्राइमरी oocyte अच्छा खासा हमारे पास तैयार हो गया है फुल ग्रोथ के साथ, और ये ग्रोथ उसकी किसकी वजह से हुई है, FSH की वजह से। अब देखिए ये जो हमारे पास जो चल रही है साइकिल, ये बिफोर ओव्यूलेशन चल रही है, ठीक है। बिफोर ओव्यूलेशन ये क्या करेगा, सेकंड यहाँ पे सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन यहाँ होगा, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड oocyte बना, सेकेंडरी oocyte बना, और यहाँ पे एक पोलर बॉडी बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। नाउ ये जो सेकेंडरी oocyte है ये आगे चल के ओवम बना, ठीक है, जो कि एग होगा अपना, ठीक है। और यहाँ पे एक और सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज हो गई। अब ये जो ओवम है, ठीक है, ये कैसा रहेगा, अपने मेटाफेज स्टेज में रहेगा ये, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन साइकिल की और एंडोमेट्रियम साइकिल की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 2 साइकिल्स ऑपरेट होती हैं, जो कि है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल ओवरी में ऑपरेट होती है, और जो हमारे पास एंडोमेट्रियम साइकिल है वो यूट्रस में ऑपरेट होती है, ठीक है। तो यानी कि साथ के साथ हमारे पास जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं और दोनों ऑपरेट होती हैं, ठीक है। उसका एंड रिज़ल्ट फिर हमको वो मेंस्ट्रुएशन जब होती है 4 to 5 डेज़ की, उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ये सारी की सारी जो है हार्मोन्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि हाफ ऑफ द साइकिल जो है हम लोग के पास उसमें FSH वर्क करता है, और हाफ ऑफ द साइकिल में जो है LH वर्क करता है, हार्मोन हमारे पास, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास फॉलिकल फेज़ है, ठीक है। तो जो फॉलिकल फेज़ आता है हम लोग के पास, उसमें आपको मैंने बता दिया कि उसमें 20 फॉलिकल्स जो है रिक्रूट होंगे, ठीक है। और उसमें जो है डोमेंट फॉलिकल की सिक्रीशन होगी, हो गई डोमेंट फॉलिकल की सिक्रीशन। अब ठीक है, अब उस डोमेंट फॉलिकल से आगे जाके क्या बनना है, ओवम बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ओवम बनेगा तो ओवम कैसे बनेगा, क्योंकि उसमें ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। डोमेंट फॉलिकल से ओव्यूलेशन होगा तो ओवम बनेगा, लेकिन ओव्यूलेशन के लिए हमारे पास कौन सा हार्मोन चाहिए, LH। तो यानी कि जो FSH का वर्क है वो डोमेंट फॉलिकल बनाने तक ख़त्म हो गया, और अब जो काम है वो LH करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है LH सर्ज होगा, और LH सर्ज में जो LH का अमाउंट होगा वो पीक लेवल पे होगा, ठीक है। जब पीक लेवल पे होगा और 20 डिग्री सेल्सियस होगा टेम्परेचर हमारे पास, तो ओव्यूलेशन हो जाएगी, ठीक है, ओवम बन जाएगा। नाउ अब क्या है, देखिए यहाँ पे ओवम बन गया, देन उसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो गई, और देखिए साथ के साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यूट्रस में क्या हो रहा है, यूट्रस में रीजनरेशन फेज़ हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर प्रीवियसली जब हमारे पास मेंस्ट्रुएशन आती है और सेकेंड मेंस्ट्रुएशन की बिगिनिंग है, तो उसमें जो बीच का टाइम पीरियड होगा उसमें यूट्रस क्या करेगा, खुद को प्रिपेयर करेगा, रीजनरेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रीजनरेशन फेज़ होगी,
उसके बाद प्रोलिफरेटरी फेज़ की अगर हम बात करते हैं तो प्रोलिफरेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लेयर्स अच्छे से बनेंगी। नाउ थर्ड वन इज सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज बोले तो जो एंडोमेट्रियम का जो सरफेस है वहाँ से सिक्रीशन होगी, यानी कि यूट्रस से सिक्रीशन होगी किन चीज़ की, केमिकल सब्सटेंसेस की। केमिकल सब्सटेंसेस में भी कौन, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन बनेगा, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन आपको पता है मेंटेन करता है हम लोग के पास एंडोमेट्रियम को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसको इंड्यूस कौन कर रहा होगा, एलएच इंड्यूस कर रहा होगा। वो अगर हम समझें तो यहाँ पे जब ओव्यूलेशन हो रहा है तो उसी टाइम पे यहाँ पे जो यूट्रस में क्या हो रहा है, सिक्रीटरी फेज से प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीटरी फेज में रिलीज़ हो रहा है। अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग के पास ओवम जो है, हमने बोला था कि मेटाफेज स्टेज में जाएगा रहेगा, अगर स्पर्म एंटर होता है एंड देन फर्टिलाइज होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती है देन कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग के पास ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये अगर रहता है तो हम इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करता है दैट इज़ प्रोजेस्ट्रॉन आल्सो। तो ये हम लोग के पास रहेगा इसका पूरा एक साइकिल जो कि हार्मोन्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं एचपीओ एक्सिस की। एचपीओ एक्सिस बोले तो एच फॉर हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, पी फॉर पिट्यूटरी, ठीक है, ओ फॉर ओवरी, ठीक है। अभी जो हम लोग के पास जितना भी हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर गायनी ऑब्स के जितने भी हम लोग के पास डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, वो सारे एचपीओ एक्सिस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करेगा, जीएनआरएच, ठीक है, यानी कि जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, उनको एक्टिवेट करेगा। देन ये हार्मोन क्या करेंगे, ये पिट्यूटरी के पास जाएंगे, ठीक है। पिट्यूटरी के पास जाके ये क्या करेंगे, पिट्यूटरी का आपको पता है एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन होता है एंड पोस्टीरियर पोर्शन होता है, ठीक है। जो एंटीरियर पोर्शन होगा पिट्यूटरी का, वहाँ पे जाके ये क्या कर देंगे, एफएसएच और एलएच को रिलीज़, ठीक है, एफएसएच एंड एलएच को रिलीज़ कर देंगे, ठीक है जी। अब ये दोनों जाके क्या करेंगे, पिट्यूटरी हम लोग के पास आ गया। देन अब ये क्या करेंगे, जो एफएसएच एंड एलएच है ये फाइनली वर्क करेंगे अपनी ओवरी के पास, ठीक है। और ओवरी क्या सिक्रीट करेगी हम लोग के पास, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि व्हाट इज़ एचपीओ एक्सिस। और इससे हम एक और चीज़ का पता लगा सकते हैं कि फीमेल की साइकिल जो है अगर डिले हो रही है तो कहाँ पे एरर है, यानी कि अगर हाइपोथैलेमस में कुछ एरर है, पिट्यूटरी में है, या फिर ओवरीज जो है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो इसलिए एचपीओ एक्सिस को देखना, फीमेल की फिजियोलॉजी को देखना, पैथोलॉजी को देखना, ठीक है, यानी कि फिज़िकली और मेंटली स्टेट को देखना, इन सब को देख के जो हम एक फ़ीमेल की जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, अगर एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्लिनिकली भी इम्पॉर्टेंट है और थ्योरेटिकली भी इम्पॉर्टेंट है। सो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।